अकॉर्डिंग टू द बुक ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। एक्सपोज्ड को हमेशा याद रखना एक्चुअल होता है और एक्स एंटे क्या होता है, प्लान्ड। हम क्या, जितना भी आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है ना, उसमें सारा का सारा हम जो पोर्शन कर रहे हैं वो प्लान्ड ही कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स एंटे। बट वो अक्सर क्या करते हैं, आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख के देते हैं, तो घबराना नहीं है, इनका मतलब यही रहता है। अच्छा, एक टॉपिक है छोटा सा, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो अक्सर कोई बच्चे मुझे डाउट पूछते हैं, उनको तो मैं बता देती हूँ, बट कई बच्चे नहीं इसको ऊपर ध्यान देते, तो मैं उनको क्लियर कर देती हूँ। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का ये मतलब होता है कि अगर कि एक इकॉनमी में सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल से एमपीएस इंक्रीज हो रही है। एमपीएस का मतलब कि बंदा कितना सेव कर रहा है आउट ऑफ टोटल इनकम, मतलब कितना बदलाव आ रहा है सेविंग्स में आउट ऑफ टोटल चेंज इन इनकम, उसको बोलते हैं एमपीएस। वो कहते हैं अगर कभी भी इकॉनमी में एमपीएस इंक्रीज कर रही है तो आप लोग जनरली क्या सोचोगे कि पूरी इकॉनमी के अंदर इससे सेविंग्स बढ़ जाएंगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं सेविंग्स इन द इकॉनमी विल नॉट इंक्रीज। वाई? अब आप सोचोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में जब लोग सेव करेंगे तो वो डिक्लाइन करेंगे परचेजेस, वो खरीदेंगे नहीं। जब वो खरीदेंगे नहीं मतलब सेव ज़्यादा करेंगे तो डिमांड कम करेंगे, इससे सप्लायर का लॉस है, प्रोडक्शन उसको कम करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन कम होएगी तो इनकम कम होएगी देश के अंदर। उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन कम होएगी तो ऑब्वियसली लोगों की जॉब्स नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, इनकम भी नहीं बढ़ेगी, और इनकम नहीं बढ़ेगी तो स्पेंडिंग्स नहीं होंगी। मेरे कहने का मतलब, अगर एक साइड पर इकॉनमी में कोई पार्टी ऐसी है जो सेविंग्स करने पे फोकस कर रही है और सोच रही है कि हमें आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी, हम सेव करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे ओवरऑल इकॉनमी के अंदर वो कहते हैं कि सेविंग्स नहीं बढ़ेंगी। आपको असर्शन में आएगा कि सेविंग बढ़ेगी, तो बच्चा कहेगा ट्रू, नो सेविंग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये होगा इकॉनमी के अंदर, अल्टीमेटली सेविंग्स बचाने से, पैसे बचाने से इकॉनमी में कोई सेविंग्स इन्हांस नहीं होगी। और इसी के अलावा कोई एक टर्म लिखी हुई है किताब में, पैरामेट्रिक शिफ्ट। पैरामेट्रिक शिफ्ट का मतलब ये है कि एक लाइन होती है जो चेंज हो जाती है ग्राफ के अंदर ड्यू टू चेंज इन इट्स पैरामीटर्स, उसके पैरामीटर्स चेंज होने से चेंज होती है। एक होती है स्लोप। स्लोप का मतलब वो बात कर रहा है एमपीसी या एपीसी की या एमपीएस की, ठीक है, मतलब ये होती है स्लोप। मार्जिनल का मतलब हमेशा क्या रहता है, स्लोप। इंटरसेप्ट का मतलब रहता है, जैसे जर्नल वो बता रहा है, जैसे एपीएस हो गया, एमपीएस हो गया, एपीएस हो गया और एपीसी हो गया, ठीक है, एवरेज बेसिस पर जर्नल, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर कभी आपकी जैसे स्लोप डिक्रीज हो जाती है तो वो कहते हैं लाइन रोटेट कर जाएगी। यहाँ पर मैंने बताया कि एग्जांपल स्लोप इंक्रीज हो गई है एमपीसी की। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब एमपीसी इंक्रीज हो गई, तो पहले जो एमपीसी का कर्व था सी का वो ऐसा था, ठीक है, सी प्लस बी वाई, अब बी 1 बाय कर दिया मैंने, तो ये क्या हुआ, बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ, स्लोप ऊपर चलेगी थोड़ी, ठीक है। और अगर इंटरसेप्ट कभी बढ़ जाता है, इंटरसेप्ट मतलब कंजम्पशन ही बढ़ गई या सेविंग्स ही बढ़ गई, तो उससे क्या होता है, पूरी लाइन में शिफ्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि पैरामेट्रिक शिफ्ट होता क्या है। पैरामीटर्स में जब चेंज आ जाता है, पैरामीटर्स कौन से हो सकते हैं, स्लोप के हो सकते हैं या इंटरसेप्ट के हो सकते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब कंजम्पशन से, सेविंग से रहता है, इसका चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग से, ये लाइक कि एमपीएस और एमपीसी से रहता है। इज इट फाइन? और अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ इफेक्टिव डिमांड, तो इफेक्टिव डिमांड वही वाली डिमांड होती है जो इक्विलिब्रियम के लेवल पे होती है। इन अदर वर्ड्स आपको वो एडी और एएस की इक्विलिब्रियम के बारे में ही पूछ रहे हैं। इफेक्टिव डिमांड का एक क्वेश्चन मैंने पेपर में भी डाला था, ठीक है। आई होप ये इतना क्लियर हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके एडी एएस के चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में, ठीक है। आपकी किताब में चैप्टर नंबर 5 है गवर्नमेंट बजट का, और इसमें उसने कुछ चीज़ें बताई हैं। देखो 2-3 बातें हैं। बच्चा कहता है पब्लिक गुड क्या होता है और पब्लिक प्रोविज़न क्या होती है, ठीक है कुछ नहीं है। प्रोविज़न का मतलब होता है सहूलत, ठीक है, किसी भी चीज़ की सहूलत, जैसे कोई टॉयलेट्स की फैसिलिटी दे रहा है, कोई पार्क की फैसिलिटी दे रहा है, बेंच लगा के दे रहा है, कुछ भी है, रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी क्या होती हैं, ये पब्लिक प्रोविजन और पब्लिक गुड्स होती हैं। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या ये गवर्नमेंट ही बनाती है? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हमारी किताब कहती है ये गवर्नमेंट भी बना सकती है और ये प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता है, प्लीज़ नोट इट। दूसरा, इसके साथ ही एक वर्ड आता है पब्लिक प्रोडक्शन।
तो पब्लिक प्रोडक्शन स्पेशली वर्ड यूज़ किया गया है सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। अगर कोई चीज़ बजट से ही पास होके निकलेगी, अगर कोई चीज़ सरकारी ही होगी पर्टिकुलरली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक प्रोडक्शन। ये आपने ध्यान रखना है। पब्लिक गुड्स के लिए या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें जो बात लिखनी है आपने वो ये वाली लिखनी है कि हमारे यहाँ पे कुछ गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, जिसमें पब्लिक गुड्स की दो कैटेगरीज हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल, इसका मतलब आप किसी को इससे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते यूज़ करने से, पार्क में किसी बैठे बंदे को बाहर नहीं निकाल सकते, और नॉन रिवेलरस, रिवेलरस का मतलब होता है कंजम्पशन अमाउंट डज नॉट रिड्यूस बाय यूज़ ऑफ वन। अगर एक बंदा पार्क में लगा एक बेंच यूज़ कर भी लेगा तो कंजम्पशन का पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नॉन रिवेलरस ऐसे कुछ गुड्स भी होते हैं, और क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जब होते हैं बिल्कुल ही, तो इसको बोलते हैं फ्री राइडर्स। अगर ये पब्लिक गुड्स बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, कईयों के लिए चार्ज लेती है सरकार और कईयों के लिए नहीं लेती, और अगर नहीं लेती तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री राइडर्स बोला जाता है। ठीक है, आपकी किताब में लिखा है कि बहुत साल पहले कुछ टैक्सेस थे, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज टैक्स, जो कि एबॉलिश हो गए, ख़त्म हो गए, इसीलिए उनका नाम पेपर टैक्स भी होता है। ठीक है, हमारे दो तरीके के एक्सपेंडिचर बताए गए हैं, प्लान एंड नॉन प्लान। अगर तो बजट के अंदर ऑलरेडी आपने प्लान किया हुआ था अपना खर्चा, तो वो प्लान होता है। अगर नहीं किया, जैसे कोविड आ गया, उसमें जो खर्चा हो गया, या कोई कैलामिटी आ गई देश में, कोई प्रॉब्लम आ गई नेचुरल, तो उसमें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर लगता है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि बैलेंस्ड सरप्लस क्या होता है, बैलेंस्ड क्या होता है, जब रिसीट्स एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगी, बैलेंस्ड हो गया। सरप्लस के केस में क्या होगा, रिसीट्स ज़्यादा हो जाएंगी, और डेफिसिट्स के केस में रिसर्ट्स कम हो जाएंगी। हर जगह यही अप्लाई होगा बजट में। ठीक है, एक आपको रिसीट्स के केस में ये पूछा जा सकता है कि डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग क्या है। देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि देश की रिसीट्स कौन कौन सी है, उसमें से जो डेट क्रिएटिंग होती है वो क्या होती है, बोरोइंग्स, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये। और जो बाकी जितनी भी है दूसरी रिसीट्स है वो सारी क्या होती है, नॉन डेट क्रिएटिंग, इससे कर्ज क्रिएट नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंटली। उसके बाद अगर आपको कोई बोल दे कि ये प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स वो होता है जो आपके देश में लग रहा है, जिसको आप प्रोग्रेसिव भी बोलते हो, और जिसको आप कहते हो कि वो वाला टैक्स है जो जितना इनकम हो उसके हिसाब से लगता है। इसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहते हैं इकॉनमी का। इकॉनमी को ठीक करने के लिए सरकार टैक्सेस को चेंज करती रहती है। और डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी एक वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को चेंज करती है या सब्सिडीज़ को चेंज करती है ताकि वो इकॉनमी को चेंज कर सके। इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी। जिसको फिजिकल पॉलिसी, ऐसी फिजिकल पॉलिसी, मतलब फिजिकल का तो मतलब ही ये है ना, टैक्स और सब्सिडी या गवर्नमेंट का खर्चा, तो इसको डिस्क्रीट किया जाता है, मतलब इसको चेंज किया जाता है इंटेंशनली, उसको बोला जाता है डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी। लास्ट टॉपिक एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसमें दिया हुआ है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ये आपके ना रिमाइंडर्स वर्ड्स में लिखा हुआ है बॉक्स में, तो मैं ज़रूर आपको समझाना चाहूँगी ये क्या चीज़ होती है। एक्चुअल में वो कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चे पूरे करने के लिए टैक्सेस को यूज़ करती है, टैक्सेस को बढ़ा देगी या फिर उधार ले लेगी, डेट ले लेगी। अब लोग क्या सोचते हैं कि अगर सरकार को पैसे की कमी है तो फ्यूचर में वो टैक्स बढ़ाएगी। जब वो टैक्स बढ़ाती है तो लोग आज ही सेव करना शुरू कर देते हैं। मुझे अब पता लग रहा है कि आने वाले समय में अगले बजट में टैक्स बढ़ेगा, तो मैं आज से ही थोड़े सेव करने शुरू कर दूंगी पैसे, ठीक है, ताकि मैं कल को कोई पेमेंट्स है या कुछ है वो कर सकूं। इससे क्या होगा कि मैं डिमांड करना अभी कम कर दूंगी, और इकॉनमी में जब मैं डिमांड करना कम कर दूंगी तो क्या होगा कि एडी में कोई चेंज नहीं आएगा, और एक तरीके से डिफ्लेशन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अदरवाइज़ इसने सिर्फ यही बताया इसमें कि रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी ये कहती है कि गवर्नमेंट जब कोई एक्शन लेना चाहती है स्पेंडिंग के ऊपर या फिर कुछ चेंजेस लेके आना चाहती है, तो ऑलरेडी जो इम्पैक्ट हो जाता है वो इक्विवेलेंट हो जाता है। इक्विवेलेंट क्या हो जाता है,
कि जो उसने टारगेट लिया होता है एडी चेंज ही नहीं होता इकॉनमी में। एक्चुअली ये चेंज करते हैं टैक्सेस और सब्सिडी को एडी को चेंज करने के लिए, जबकि एडी चेंज नहीं हो पाता कई केसेस में, जिसको रिकार्डियन इक्विवेलेंस, रिकार्डियन एक पर्सन था जिसने ये थ्योरी दी थी कि इक्विवेलेंट इफेक्ट होता है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी। इतना ही आपको पता होगा, एक आइडिया तो होगा कि व्हाट शुड बी द आंसर। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो मेन क्वेश्चंस रह गए हैं, ये लास्ट पेज है। इसमें उसने बोला है कि एक बजट बना, एक मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है 2003 का, इसको बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM में। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, बजट को स्मूथली वर्क करने के लिए ये एक्ट बनाया गया कि बजट के अंदर कोई लूप होल्स हैं तो उसको ठीक करने हैं, या बजट बिल्कुल सही बनना चाहिए उसको चेक करने के लिए। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और बजट मैनेजमेंट करना। तो ये एक इस तरीके का मतलब एक एक्ट बनाया गया। और प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी अगर लिखा जाए तो इसका मतलब जो स्ट्रिक्ट होती है, प्रूडेंट का मतलब होती है स्ट्रिक्ट, जिसको हम चेंज नहीं करते। प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी, कभी कभी देश की हालत बहुत ख़राब हो जाए तो देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी। जीएसटी का भी एक क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है क्या होती है, तो जो अकाउंटेंसी में जीएसटी आपने पढ़ी है जितनी भी, वो सारी लिखा ना। इसमें इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट ऑल्सो। तो कई बच्चे वन मार्केट वाला वर्ड याद ही नहीं रखते, 2017 में आया था ये हमारे देश में। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ चैप्टर नंबर 6 पे, जो आपकी किताब में लास्ट चैप्टर है, और ये कहता है कि बीओपी एंड फॉरेक्स है, बट इन दोनों चैप्टर्स को आपकी किताब में ओपन मार्केट मैक्रो कहा गया है। वो कहते हैं 3 तरीके से ओपन मार्केट की मैक्रो हो सकती है, ओपन इकॉनमी की। एक आउटपुट जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, या फाइनेंशियल एसेट्स जिसको आप शेयर्स या बॉन्ड्स कहते हो, ठीक है, वो हो सकते हैं। और इसके अलावा लेबर मार्केट, जैसे कोई मूवमेंट करता है, लोग इधर से उधर जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं ऑल, ये तीनों तरीके की ओपन मार्केट चलती है। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको MCQ में कहीं पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक एक संस्थाएं थी दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन इकॉनमी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 1944 की ही है दोनों, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों भाई भाई हैं। और ये बात अलग है कि IMF को बाद में बंद कर दिया गया था और वर्ल्ड बैंक के अंदर ही डाल दिया गया था, बट अदरवाइज IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों इंस्टीट्यूट्स थे पहले, और ये दोनों ही पूरे देश में बैंकिंग का काम करवाते थे। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड एक डिफरेंट टॉपिक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला गया था। 1947 में गैट को बनाया गया देश में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसको गैट भी बोलते हैं, बट इसको रिप्लेस कर दिया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अभी आपके पूरी दुनिया में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और ट्रेड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ही संस्था है, उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और ये 1994 में आई थी। इज़ इट फाइन? और नई एक क्लासिफिकेशन IMF ने दी है कि BOP जो है वो एक करंट अकाउंट की कैटेगरी में आता है, कैपिटल में आता है और फाइनेंशियल में आता है। ये मैंने कल भी बताया था। फाइनेंशियल का मतलब यहाँ पे ये है कि इन्होंने FII को अलग कर दिया है और कैपिटल के अंदर FDI वाली इन्वेस्टमेंट्स डाल दी, मतलब जो दिखती हैं इन्वेस्टमेंट्स वो सारी इधर डाल दी, और जो नहीं दिखती है, मतलब जो शेयर्स के केस में होती है या बॉन्ड्स में, वो इसने फाइनेंशियल अकाउंट में डालनी शुरू कर दी, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो नई क्लासिफिकेशन ऑफ BOP के अकॉर्डिंग 3 खाते ही ये बनते हैं, पर इंडिया आज भी ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग ही BOP की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई पूछ ले कि ये NER क्या होता है, NER का मतलब होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और RER का मतलब होता है रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो रियल कौन सा होता है, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, ठीक है, वो एक्सचेंज रेट जिसमें इन्फ्लेशन का असर नहीं दिखता, और नॉमिनल के अंदर इन्फ्लेशन का असर दिखता है, जैसे आपको नेशनल इनकम में सिखाया हुआ है। और FDI आपको पता ही होना चाहिए, बार बार बताती हूँ, कंप्लीट ओनरशिप होती है, FII पार्शियल ओनरशिप होती है, और इसका दूसरा नाम होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, ये कैपिटल अकाउंट की 2 ट्रांजैक्शंस हैं और बच्चे इसमें स्किप कर जाते हैं। कैपिटल अकाउंट की 2 ट्रांजैक्शंस एक्सटर्नल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस है, तो इसमें डरना नहीं है दोनों ही फॉरेन के साथ ट्रांजैक्शंस हैं, बट एक्सटर्नल जो बोरोइंग्स है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है, पर एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब है ट्रांजैक्शंस वो वाली जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है।
मतलब थोड़ी असिस्टेंस है उसमें, थोड़ी हेल्प मिल जाती है हमें। विद दिस आई थिंक मैंने काफ़ी MCQs का कंटेंट आपको दे दिया है मैक्रो का, जो NCERT में था। तो प्लीज़ ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन।